जय हिंद साथियों। चलिए आपके एसआई के बैच में इतिहास को आगे बढ़ाते हैं और आज से एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है जिसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता कहेंगे। क्या कहेंगे? कौन सा नया टॉपिक है? आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता। इसके पहले लेक्चर में हमने हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता इसे अच्छे से कंप्लीट किया था और आज से एक नया टॉपिक आर्य सभ्यता जो कि आपके एसआई के सिलेबस में प्रारंभिक परीक्षा में है लेकिन मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है या स्पष्ट नहीं किया गया है। फिर भी अच्छे से पढ़ेंगे इसको यहाँ पे। तो साथियों यहाँ पर देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की समाप्ति के बाद या इसके पतन के बाद भारत में एक नवीन सभ्यता स्थापित होती है। इसे इतिहास में आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब आर्य सभ्यता यहाँ पर देखिए, वैदिक सभ्यता क्यों कहा गया है? क्योंकि इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? वैदिक साहित्यों से प्राप्त होती है। वैदिक साहित्यों से। और आर्य संस्कृति क्यों कहा गया या आर्य सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि जो आर्य थे इस सभ्यता के संस्थापक माने गए हैं। ठीक, तो ये इस तरह से यहां पर वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता। अब इतिहासकारों ने पूरी वैदिक संस्कृति को या आर्य संस्कृति को दो भागों में विभाजित किया है। लेकिन इसके पहले देखें कि ये जो वैदिक सभ्यता है इसका पूरा कालखंड क्या था। तो इतिहासकारों ने इसके पूरे समय को 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व माना है। अब इस पूरे कालखंड को विद्वानों ने दो भागों में विभाजित किया है। किस आधार पर दो भागों में विभाजित किया है? इनका आर्यों के भौगोलिक विस्तार के आधार पर, इनकी व्यवस्थाओं में जो परिवर्तन हुए थे तो इन परिवर्तनों के आधार पर, यानी कैसी व्यवस्थाएं, इनकी सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, इनकी धार्मिक मान्यताएं, तो इस आधार पर विद्वानों ने इस पूरी वैदिक सभ्यता जिसका कि कालखंड 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व है, इसे दो कालखंडों में विभाजित किया है। पहला कालखंड है ऋग्वैदिक काल और दूसरा कालखंड है उत्तर वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल है, इनकी जानकारियों के स्रोत हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। जहां ऋग्वैदिक काल की जानकारी का स्रोत चारों वेदों में से प्रथम वेद ऋग्वेद है और वहीं जो उत्तर वैदिक काल है इसकी जानकारी का स्रोत है, इसकी जो जानकारी मिलती है वो सामवेद, यजुर्वेद, और अथर्ववेद, इनसे विशेष रूप से मिलती है। इसके अलावा भी जो अन्य वैदिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं इनसे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब इन दोनों का कालखंड क्या था साथियों? तो ऋग्वैदिक काल है इसका समय था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। ध्यान रखिएगा इसके समय को। और उत्तर वैदिक काल का जो कालखंड है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व। कुल मिलाकर हम पूरी वैदिक संस्कृति का जो समय है या जो इतिहास में कालखंड निर्धारित किया गया है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। इसे दो भागों में विभाजित किया गया। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इनकी जानकारी के स्रोत क्या हैं? चूंकि ऋग्वैदिक काल की जानकारी का स्रोत केवल और केवल ऋग्वेद है, वहीं उत्तर वैदिक काल की जानकारी का स्रोत तीन अन्य जो वेद हैं, साम, यजुर और अथर्व, इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, इनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब यहाँ पे साथियों एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि हमने अभी हड़प्पा सभ्यता में देखा था, क्या देखा था कि हड़प्पा सभ्यता नगरी सभ्यता थी। नदी घाटी सभ्यता के साथ साथ इसका जो स्वरूप था नगरी था, लेकिन सिंधु सभ्यता के बाद जो ये सभ्यता स्थापित हो रही है इसका स्वरूप क्या है? इसका स्वरूप ग्रामीण होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। ये कैसी सभ्यता थी? ये ग्रामीण सभ्यता थी। ये ग्रामीण सभ्यता थी। अब इसके बाद मैंने आप लोग को बताया कि वैदिक सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि इस पूरी संस्कृति की जानकारी हमें वैदिक साहित्यों से प्राप्त होती है और इस संस्कृति के संस्थापक आर्य थे इसलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहा गया।
अब यहां पर साथियों आर्य शब्द आता है। कौन सा शब्द आ रहा है? आर्य। आर्य, आर्य का मतलब होता है कुलीन, श्रेष्ठ या अभिजात्य। ठीक, आर्य का मतलब क्या होता है? कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि आर्य का आशय क्या है, आर्य का अर्थ क्या है? तो आर्य का अर्थ है कुलीन, श्रेष्ठ या अभिजात्य। अच्छा, जो आर्य शब्द है ये भाषाई सूचक है, ये जो है जाति सूचक या प्रजाति सूचक नहीं है, बल्कि भाषाई सूचक शब्द है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये तथ्य कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक, तो साथियों यहां पर आर्य के संदर्भ में यह जानकारी हमें प्राप्त होती है। अच्छा, यहां पर यह माना गया है, इतिहासकारों का मानना है कि जो आर्य हैं ये भारत के मूल निवासी नहीं हैं, और इस संदर्भ में अनेक विद्वानों के हमें जो विचार सामने आते हैं कि आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। जैसे जो भारतीय विद्वान हैं, जो भारतीय इतिहासकार हैं, इन्होंने भारत को ही जो है आर्यों की मूल भूमि माना है, मूल निवास स्थान माना है। हालांकि जो आधुनिक शोध अभी वर्तमान में आ रहे हैं कुछ, तो उससे भी यह स्पष्ट होता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान भारत ही था, न कि यूरोप और मध्य एशिया। ठीक, खैर अभी हमें जो इतिहास की पुस्तकों में मिलता है उसे देखते हैं। अलग अलग विद्वानों ने आर्यों का मूल निवास स्थान अलग अलग क्षेत्र बताया है, और ऐसे विचारों में सबसे महत्वपूर्ण है प्रोफेसर मैक्स मूलर का है। इन्होंने मध्य एशिया को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। और इसी प्रकार से जो लोकमान्य गंगाधर तिलक हैं, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के व्यक्तित्व, उनके नेता, तो इन्होंने ये माना है कि उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक प्रदेश, उत्तरी ध्रुव को क्या कहा जाता है? आर्कटिक प्रदेश ही कहा जाता है। इनकी एक रचना है, महत्वपूर्ण रचना, द आर्कटिक होम्स ऑफ आर्यंस। ठीक, तो बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक क्षेत्र को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। अब इसके पीछे इनके तथ्य क्या है, प्रमाण कौन कौन से, इन पे बहुत ज्यादा डीप में जाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी परीक्षा में वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे। इसी प्रकार से डॉक्टर अविनाश चंद्र दास हैं, डॉक्टर एसी दास, इन्होंने सप्त सैंधव प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। और इसी प्रकार से गाइल्स महोदय, इन्होंने हंगरी या डेन्यूब नदी घाटी को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। और प्रोफेसर पेंखा, जर्मनी के मैदानी क्षेत्र को इनका आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। और ऐसे ही हमारे एक जो आधुनिक काल के व्यक्तित्व हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने अपनी रचना सत्यार्थ प्रकाश में ये कहा कि जो तिब्बत का क्षेत्र है वो आर्यों का मूल निवास स्थान रहा होगा। खैर, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं कि आर्य मूलतः किस स्थान के निवासी थे, लेकिन जो सर्वमान्य तथ्य है, उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर जो सर्वमान्य तथ्य है, वो इतिहासकारों ने इन्हें माना है मध्य एशिया को। सर्वमान्य को सभी इतिहासकार इस तथ्य से सहमत हैं कि प्रोफेसर मैक्स मूलर ने जो बतलाया, मध्य एशिया यानी जो मध्य एशिया का जो क्षेत्र है, यहाँ के आर्य मूल निवासी थे। अब भाई इनके पीछे प्रमाण क्या है? जो प्रोफेसर मैक्स मूलर, आप यहां पर देख लीजिए एक बार, इन्होंने प्रमाण के रूप में एक बोगज कोई अभिलेख, इसे ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, बोगज कोई अभिलेख का प्रमाण दिया है। क्या प्रमाण दिया है? बोगज कोई अभिलेख, इसमें ये है 1400 ईसा पूर्व का। यह विश्व के प्राचीनतम अभिलेखों में से एक अभिलेख है। ध्यान रखिएगा, विश्व का इसे प्राचीनतम अभिलेख माना गया है। इसे क्या माना गया है? विश्व का प्राचीनतम अभिलेख।
अभिलेख माना है। ये कहां से प्राप्त हुआ है? एशिया माइनर के बोगज कोई नामक क्षेत्र से, मध्य एशिया में स्थित है। बोगज कोई, बोगज कोई से एक ये जो अभिलेख है मिट्टी से बना हुआ, मिट्टी की पट्टी बनी हुई है, मिट्टी की प्लेट है, बना हुआ है, और इसमें 4 वैदिक देवताओं के नाम हैं। कौन कौन से 4 वैदिक देवता हैं भाई? इनका नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इंद्र, वरुण, मित्र और नात्स। ये 4 वैदिक देवता हैं, ठीक है ना। इनमें वैदिक देवता, ठीक है साथियों, इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोगज कोई का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? मध्य एशिया के एशिया माइनर के बोगज कोई से प्राप्त हुआ है। यदि हम आधुनिक संदर्भ में देखें कौन सा क्षेत्र है, तो जो आधुनिक तुर्की वाला क्षेत्र है, इसके आसपास का क्षेत्र था। ये 1400 ईसा पूर्व का है। एक एक तथ्य आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये 1400 ईसा पूर्व का है और इसे विश्व का प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। और इसमें वैदिक देवताओं यानी 4 वैदिक देवताओं के नाम लिखे हुए हैं। कौन कौन से इनका उल्लेख है? इंद्र, वरुण, मित्र और नात्स। अब मैं यहां पर आप लोग को यह बतलाना चाह रहा हूं कि हमने अभी जो ऋग्वेद की चर्चा की थी, तो ऋग्वेद की रचना कहां हुई है, इसे थोड़ा सा समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। कि अब एक अगला आता है यहां पर, ऋग्वेद। इसकी रचना अभी साहित्य में आगे डिटेल्स देखेंगे। इसका रचना काल विद्वानों ने 1500 ईसा पूर्व माना है। और इसकी रचना कहां हुई? सप्त सिंधु प्रदेश में। सप्त सिंधु प्रदेश में हुई है। लेकिन वास्तव में जो बोगज कोई अभिलेख है ये कब का है? 1400 ईसा पूर्व का है। और इसकी रचना कहां होती है? एशिया माइनर में होती, मध्य एशिया में होती है। और इसकी रचना कहां होती है? ये भारत में होती है। जो भारत, ये कहां पे है? भारत में होती है। तो एक तरह से इन्होंने ये प्रमाण देने का प्रयास किया है कि मध्य एशिया में जो आर्य निवास करते थे वो भी उन्हीं धार्मिक मान्यताओं का पालन करते थे जो आगे चलकर सप्त सिंधु प्रदेश में बसे। और ये वास्तव में जो ये अभिलेख है इसमें 2 राजाओं के बीच में शांति संधि है, हिट्टाइट राज्य और मित्ती राज्य। ये 2 वहां के राज्य थे। इनके दोनों ही राजाओं के मध्य में शांति संधि का उल्लेख है। और इस शांति संधि में इन्होंने अग्नि के समक्ष 4 वैदिक देवताओं को क्या माना था? साक्षी माना था। तो इस तरह से इन सभी प्रमाणों के सभी विचार हैं जो विद्वानों ने आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में दिया है, उसमें सबसे प्रमाणिक इसे ही माना गया है। इसके अलावा भी हम देखें तो एक प्रमाण हमें और प्राप्त होता है कि जो ईरानी ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा, ईरानी ग्रंथ या फारसी ग्रंथ कह सकते हैं। कौन सा ईरानी ग्रंथ साथियों? जेंद अवेस्ता। यानी जो ये ईरानी ग्रंथ जेंद अवेस्ता है और ये जो भारत का ऋग्वेद है इसे विश्व का प्राचीनतम साहित्य माना गया है। ध्यान रखिएगा, इन्हें विश्व का प्राचीनतम साहित्य माना गया है। और दोनों ही ग्रंथों में यानी ऋग्वेद में और जेंद अवेस्ता में हमें आश्चर्यजनक समानता दिखाई देती है। जो भी इनमें विषय वस्तु है इनमें काफी समानता दिखाई देती है। तो इस तरह से हमें ये जो प्रमाण प्राप्त होते हैं, इनके आधार पर सभी इतिहासकार इस तथ्य पर सहमत हैं कि जो मैक्स मूलर ने जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं उसके आधार पर मध्य एशिया को आर्यों का मूल निवास स्थान माना गया है। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, सारे तथ्य आए हुए हैं परीक्षा में। बाल गंगाधर तिलक ने
उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक प्रदेश को माना है। और इसका उल्लेख किसमें किया है? इनकी एक प्रसिद्ध रचना है द आर्कटिक होम्स ऑफ आर्यंस। इसी प्रकार से डॉक्टर अविनाश चंद्र दास सप्त सैंधव प्रदेश को माना है। फिर गाइल्स महोदय ने हंगरी या डैन्यूब नदी घाटी का जो क्षेत्र है, प्रोफेसर पेंका ने जर्मनी के मैदानी भाग को माना है, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी रचना सत्यार्थ प्रकाश में तिब्बत को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। तो इतना पर्याप्त है आपकी परीक्षा के लिए जो मूल निवास स्थान है। चलिए अब यहां पर साथियों देखते हैं कि इतना तो तय हो गया कि अभी जो इतिहासकारों के अनुसार कि जो आर्य थे ये मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और ईरान, अफगानिस्तान और पंजाब होते हुए भारत में प्रवेश किए थे। और सबसे पहले जो सप्त सैंधव प्रदेश यानी 7 नदियों का जो क्षेत्र है, ये वही क्षेत्र है जहां पे सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार था, भारत का पश्चिमोत्तर वाला भाग। तो यहां पर जब भारत में जो आर्यों ने प्रवेश किया तो जो इनका मुख्य निवास स्थान बना वो कुछ इस तरह से था साथियों। ये कुछ इस तरह से, यानी इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र थे? पहला तो अफगानिस्तान था, इधर पाकिस्तान स्वाभाविक सी बात है, और जो ये पश्चिम वाला भाग था, जो भारत का, जो वर्तमान भारत का पश्चिमोत्तर वाला क्षेत्र था, तो जो ये क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जो है ये सप्त सैंधव कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ये सप्त सैंधव क्षेत्र कहलाता है, जो कि 7 नदियों का क्षेत्र, सप्त सैंधव यानी 7 नदियों का क्षेत्र। अभी इसमें देखेंगे सप्त सैंधव क्षेत्र को। तो कुल मिलाकर विद्वानों को मानना है कि जो आर्य थे पहले मुख्य रूप से एक ही स्थान पर निवास करते थे, एक ही भाषा का उपयोग करते थे, और बाद में विभिन्न राजनीतिक और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इन स्थानों से पलायन किए और अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो गए। और इन्हीं में से जो एक शाखा है वो ईरान, अफगानिस्तान होते हुए जो पंजाब वाला क्षेत्र है, सप्त सैंधव का क्षेत्र है, यहां पर इन्होंने भारत में अपना पहला निवास स्थान बनाया था। इतना क्लियर है आप लोगों को? उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को क्लियर होगा। चलिए अब यहां पर देखते हैं साथियों कि सप्त सैंधव प्रदेश, अब इसे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जब आर्यों ने भारत में प्रवेश किया तो सबसे पहले 7 नदियों का क्षेत्र यानी सप्त सैंधव क्षेत्र में इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया, और इसके बाद इन्होंने इसी कालखंड में ब्रह्मवर्त यानी सरस्वती और द्वसद्वती नदी द्वसद्वती यानी घग्गर नदी, घग्गर नदी, यानी इसी कालखंड में जो आर्य हैं लगभग ये उत्तरी राजस्थान और कुछ भाग जो है ये पाकिस्तान, जो उत्तर प्रदेश वाला है, कुछ भाग उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने अपना विस्तार बनाया। तो कुल मिलाकर हम देखें तो जो आर्यों का विस्तार था ऋग्वैदिक काल में तो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, और इनका जो भारत में विस्तार हुआ कहां कहां पर हुआ तो अफगानिस्तान, आज का अफगानिस्तान, पंजाब वाला क्षेत्र, पंजाब यानी भारत और पाकिस्तान दोनों का, फिर उत्तरी राजस्थान, और कुछ भाग वर्तमान उत्तर प्रदेश का, कुछ भाग, ध्यान रखिएगा कि एक छोटा सा भाग उत्तर प्रदेश का यहां तक विस्तारित थे। अब इनका प्रमाण हमें कहां मिलता है? तो साथियों एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसका प्रमाण हमें ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों से मिलता है, और इसमें व्यवस्थित रूप से जो 10वां मंडल है इसमें एक नदी सूक्त है, नदी सूक्त। 10वां मंडल कई सूक्तों में विभाजित है, तो इसमें एक नदी सूक्त है, और इस नदी सूक्त में 42 नदियों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। कितनी नदियों का उल्लेख प्राप्त होता है? 42 नदियों का उल्लेख प्राप्त होता है। इनमें से
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी, ये आर्यों ने इसे सबसे पवित्र नदी माना था। सभी नदियों में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना था और इसे नदी तमा, देवी तमा की संज्ञा दी गई है। क्या संज्ञा दी गई है? नदी तमा और देवी तमा, यानी इसे मां के समान और देवी के समान माना गया है। इस तथ्य को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। लेकिन जो सिंधु नदी है, इसका ये आर्यों के जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। यानी आर्यों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? ये दो तथ्यों को ध्यान रखिएगा आप लोग। सिंधु नदी और इसके आर्थिक महत्व के कारण, ध्यान रखिएगा, इसके आर्थिक महत्व के कारण सिंधु नदी को हिरण्यानी कहा गया है। हिरण्य या हिरण्यानी नदी कहा गया है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि सरस्वती नदी आर्यों के जीवन में सबसे पवित्र नदी थी, सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक दृष्टि से सिंधु नदी थी। अब इसमें गंगा और यमुना नदी का भी उल्लेख आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा कि गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार होता है? एक बार होता है, लेकिन यमुना नदी का उल्लेख जो है ये 3 बार किया गया है। चलिए अब आते हैं साथियों सप्त सिंधु प्रदेश की जो 7 प्रमुख नदियां हैं। सप्त सिंधु प्रदेश की 7 प्रमुख नदियां, इनसे कई बार प्रश्न बने हुए हैं क्योंकि इनके जो ऋग्वेद में उल्लेखित नाम हैं वो अलग हैं और आधुनिक समय में इनके नाम अलग हैं। जैसे सिंधु नदी, जो ये सिंधु नदी है, इसका प्राचीन नाम था हिरण्याई। हिरण्य नदी था। फिर सरस्वती नदी, और जो सतुद्री है, सतलज नदी का प्राचीन नाम जो हमें मिलता है वो सतुद्री है। वितस्ता यानी झेलम, अस्किनी यानी चेनाव, परुष्णी यानी रावी। ठीक है, तो यहां पर जो सप्त सिंधु क्षेत्र की जो 7 मुख्य नदियां थी, उनमें सिंधु, सरस्वती, सतुद्री, वितस्ता, अस्किनी और परुष्णी यानी रावी, और एक नदी और है, इसका प्राचीन नाम है विपासा। इसका आधुनिक नाम क्या है? ब्यास नदी। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इन सब नदियों के अलावा भी हमें अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख और प्राप्त होता है। कौन कौन सी नदी? एक तो है कुंभा, जिसे कि वर्तमान में काबुल कहा जाता है। दूसरी है क्रुमु और गोमती और सुवास्तु। ठीक, इसे भी ध्यान रख लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा कि अफगानिस्तान की जो 4 नदियां हैं, इनका भी उल्लेख किया इसमें आता है। कौन कौन सी नदियां हैं साथियों? सबसे पहले देखें कुंभा, क्रमु, गोमल और सुवास्तु। ठीक है, कुंभा नदी, इसका जो वर्तमान नाम है काबुल। इसका नाम है कुर्रम, और गोमल का नाम है गोमती, और इसका नाम है स्वात। तो और भी बहुत सारी नदियों के हमें यहां पर नाम मिलते हैं, तो अब ये अक्सर परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोग को नदी से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो यहां से प्राप्त हो गए होंगे। तो यह था साथियों जो ऋग्वैदिक काल में आर्यों के विषय में जो प्रारंभिक जानकारी थी कि इतिहासकारों ने आर्यों के मूल निवास स्थान को क्या माना है, इनका भारत में प्रवेश किस तरह से हुआ, और इनके मूल निवास के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों के तथ्य क्या थे,
फिर भारत में जो इनका भौगोलिक विस्तार हुआ ऋग्वैदिक काल में, तो इसके संदर्भ में जो जानकारी थी। चलिए इसके बाद यहां पर साथियों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और सबसे पहले देखते हैं कि इनकी राजनीतिक व्यवस्था, इनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। चलिए राजनीतिक संगठन, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आर्य भारत में आए थे, जब आर्य भारत में प्रवेश किया तो जो आर्य थे ये कैसा जीवन व्यतीत कर रहे थे, खाना बदोशी का जीवन, कबीलाई जीवन या अर्ध यायावरी जीवन व्यतीत कर रहे थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो आर्यों का जीवन कैसा था, आर्यों का कैसा था, कबीलाई कह सकते हैं, खाना बदोश यानी खाना बदोश का मतलब क्या होता है, अस्थायी जीवन, आज यहां तो कल कहीं दूसरी जगह पर। ठीक है, तो इनका आर्यों का जो जीवन था कैसा था, कबीलाई था। और कबीलाई था क्योंकि ये कबीलों के रूप में आए थे, कबीलों में विभाजित थे। और इसी तरह से आर्यों के जो 5 कबीले, ध्यान रखिएगा इन कबीलों को ही क्या कहा गया है, अभी अभी राजनीतिक संगठन में देखेंगे, इन्हें ही जन कहा गया है। ध्यान रखिएगा, अभी आगे आप लोग को स्पष्ट हो जाएगा। तो यहां पर जब आर्यों ने भारत में प्रवेश किया तो ये कबीलों के रूप में प्रवेश किया, जनों के रूप में प्रवेश किया। और ऐसे 5 कबीले भारत में सबसे पहले प्रवेश करके सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। और ये 5 कबीले, इन्हें इतिहास में पंचजन्य कहा गया है। ध्यान रखिएगा, पंचजन्य कहा गया है। अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि ये पंचजन्य के अंतर्गत कौन शामिल था, कौन शामिल नहीं था। तो ऐसे पंचजन्य कौन कौन से थे, अनु, द्रुम्य, पुरु, यदु और तुर्वस। ध्यान रखिएगा, ये क्या कहलाते हैं, ये पंचजन कहलाते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आप लोग। और यही 5 जन थे जो कि भारत में प्रवेश किए थे। और ऋग्वेद में इस जन शब्द का प्रयोग हमें 275 बार दिखाई देता है। तो कितने बार दिखाई देता है ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख, आपको वैदिक साहित्य में इस टॉपिक की खत्म होने के बाद विस्तार से बतलाऊंगा। और 275 बार जो है यहां पर इसका उपयोग हुआ है। और यहां की व्यवस्था कैसी थी, यहां की व्यवस्था थी राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। और जो कबीले का राजा होता था उसे गोप कहा जाता था, या कबीले का रक्षक यानी जनस्य गोपा, या इसे गोपा जनस्य भी कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, इसे गोपा जनस्य भी कहा जाता था। तो गोप जो है जन का मुखिया या जन का जो राजा होता था उसे गोप कहा जाता था। ये कबीले का राजा होता था, इसे गोपा जनस्य भी कहा गया है। ठीक, यानी कबीले की रक्षा करने वाला। अब यहां पर भाई राजा जो होता था, राजा की अभी मैंने बतलाया आप लोगों को कि जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, अभी मैंने आप लोगों को बतलाया कि व्यवस्था कैसी थी, राजतंत्रात्मक थी। राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, लेकिन इस ऋग्वैदिक काल में राजा का पद अनुवांशिक नहीं था। ध्यान रखिएगा, वंशानुगत नहीं था। ठीक है, राजा का पद वंशानुगत नहीं था। अभी आपको क्लियर करूंगा कि राजा का पद, राजतंत्रात्मक व्यवस्था होते हुए भी राजा का पद वंशानुगत क्यों नहीं था। ठीक है ना। तो और जो राजा का मुख्य कार्य होता था वो कबीले की रक्षा करना और कबीले की मवेशियों की रक्षा। इसके अलावा जो है कबीले की ओर से ईश्वर से
भौतिक समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। तो इस तरह से ये राजा के कुछ कर्तव्य थे। इतना क्लियर है आप लोग को? यहां पर परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर आते हैं साथियों? तो ध्यान रखिएगा कि पंचजन्य क्या क्या थे, इसके अंतर्गत कौन शामिल थे कौन नहीं थे। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, लेकिन राजा का पद जो है अनुवांशिक नहीं था, यानी वंशानुगत नहीं था। गोप किसे कहा जाता था? राजा को कहा जाता था। जन शब्द कितने बार उल्लेख होता है? तो 275 बार उल्लेख होता है। गोपा जन से किसे कहा गया है? तो कबीले के राजा को ही कहा गया है। चलिए अब साथियों इसका देखते हैं कि इनका आधार क्या था, इनका राजनीतिक संगठन कैसा था। अब यहां पर इनका राजनीतिक संगठन कैसा था भाई? राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत हम ये भी देखेंगे ना कि जो ये जन थे, कबीले थे, इनका राजनीतिक संगठन कैसा था, यानी राजनीति के अंतर्गत कौन कौन सी राजनीतिक इकाइयां थी। तो ऐसे में जो ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था है, इसकी राजनीतिक मतलब प्राथमिक राजनीतिक इकाई या सबसे छोटी राजनीतिक इकाई वो परिवार थी। परिवार को क्या कहा जाता था? कुल कहा जाता था। कुल, ये यहां पर देखिए, परिवार को कुल कहा जाता था। इसका जो प्रमुख होता था वो कुलप कहलाता था, अभी सामाजिक व्यवस्था में देखेंगे। और कई कुलों से मिलकर ग्राम बनता था, और कई ग्रामों से मिलकर विष, और विष से मिलकर जो है जन बनता था। यानी यहां पर आप देखिए जो जन है यही तो क्या था? कबीला था। कबीला ये राजनीति की सबसे बड़ी इकाई। और ग्राम यहां पर हम देखते हैं, कुल का मतलब क्या? परिवार। ये राजनीति की कैसी इकाई? सबसे छोटी इकाई। क्लियर हो रहा है आप लोग को? जो नए बच्चे होंगे उन्हें इतिहास पढ़ने में हो सकता है थोड़ी सी परेशानी हो रही हो, क्योंकि आजकल जो है इस समय जो अधिकांश बच्चे हैं वो जो है आईटी फील्ड के या साइंस बैकग्राउंड के होते हैं। तो हो सकता है जो इतिहास है, आर्ट के विषय हैं, उन्हें पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो। लेकिन आप लोग परेशान मत होइए। ये शुरू में कोई भी जो आर्ट का सब्जेक्ट है, जैसे समाजशास्त्र है, इतिहास है, संविधान है, यदि आपने पहले नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जल्दी ही ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं। और दूसरी बात यह है, यदि आपको कुछ बनना है, सफलता प्राप्त करना है, तो इन्हें पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक? तो साथियों यहां पर इस तरह से कुछ राजनीतिक संगठन था। अब ये राजनीतिक इकाइयों के प्रमुख भी होते थे। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो कुल है यानी परिवार है, इसका मुखिया क्या कहलाता था? कुलप। ठीक है ना? कुलप यानी जो परिवार में वयोवृद्ध व्यक्ति होता था, ये कुलप कहलाता था, जो परिवार का संचालन करता था। ग्राम के अंतर्गत जो ग्राम का मुखिया होता था वो कहलाता था ग्रामणी। ठीक? विष का मुखिया विषपति, और जन का मुखिया अभी हमने देखा यही होता था राजा, इसे गोप कहा जाता था। ठीक? तो ये इस तरह से इनका जो है राजनीतिक संगठन था। चलिए इसके बाद यहां पर कुछ और देखते हैं राजनीतिक संगठन के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए यहां पर जो है कुछ जनतांत्रिक संस्थाओं का भी उल्लेख मिलता है। सभा, कैसी जनतांत्रिक संस्थाएं? सभा, समिति, विदत और गण। ये चार हमें जो राजनीतिक संस्थाओं का उल्लेख हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। अब एक एक करके देखते हैं कि सभा क्या थी। तो साथ ही इससे अच्छे समझिएगा कि जो सभा थी ये पूरे जो कबीला था, पूरा जन था, इसके जो वयोवृद्ध व्यक्ति होते थे, जो विद्वान व्यक्ति होते थे, वो इस सभा के सदस्य कहलाते थे। यानी ये कैसी सभा थी? जैसे आज के समय में राज्यसभा होती है ना, क्षेत्र विशेष के जो विशेषज्ञ होते हैं, विद्वान होते हैं, उनका मनोनयन किया जाता था। तो ठीक इसी तरह से जो सभा है इसमें कबीले के वयोवृद्ध व्यक्ति शामिल होते थे।
कबीले के जो वयोवृद्ध व्यक्ति या विद्वान, इन्हें क्या कहा जाता था साथियों? जो इसमें भाग लेते थे उन्हें कहा जाता था सभेय। ध्यान रखिएगा, हालांकि ये शायद ही परीक्षा में पूछा जाए ये वाला शब्द, लेकिन फिर भी ध्यान रखने में ज्यादा बेहतर है। ठीक, अब इस सभा का कार्य क्या होता था साथियों? तो न्याय कार्य में राजा का सहयोग, तथा अन्य कार्यों में इसका या परामर्श या सलाह देना होता था। तो कुल मिलाके हमने सभा में क्या देखा? बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि सभा ऐसी संस्था थी जिसमें उस कबीले के वयोवृद्ध व्यक्ति, संभ्रांत व्यक्ति या विद्वान व्यक्ति शामिल होते थे। दूसरी बात है कि इसका मुख्य कार्य क्या होता था? तो इसके दो मुख्य कार्य होते थे। राजकाज के संचालन में जो राजा था यानी गोप था, इसे सलाह देना राजकीय कार्यों में, और दूसरा जो न्याय संबंधी कार्य थे राजा के, उसमें सहयोग करना। तो इस तरह से अब बात आती है साथियों समिति। एक ऐसी संस्था हमें दिखाई देती है, दूसरी संस्था कौन सी? समिति। जैसे आजकल के समय में जो पंचायती राज व्यवस्था में जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा, तो जिस तरह से ग्राम सभा में कौन व्यक्ति शामिल होते हैं? वो उस ग्राम के सभी व्यक्ति जिनका नाम जो है वोटर लिस्ट में है। तो कुछ इसी तरह से समिति होती थी, इसमें कबीले के सभी सदस्य, इसमें कौन शामिल होते थे? कबीले के सभी सदस्य, सभी व्यक्ति इसके सदस्य होते थे। इसका बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, मालूम, इसका जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य था। और इसका जो कार्य था, ध्यान रखिएगा, इसके दो प्रमुख कार्य थे। एक तो राजा का चुनाव करना, यदि राजा अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाता था तो राजा को पद से हटाना, राजा को पद से हटाना। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, जो समिति थी ये काफी महत्वपूर्ण संस्था थी और कबीले के सभी व्यक्ति इसके सदस्य होते थे। इसका दो मूल कार्य थे, एक तो राजा का चुनाव करना और राजा को पद से हटाना। अभी मैंने आप लोग को इस राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत मैंने आप लोग से एक बात कही थी कि यहां पर जो है राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जन का मुखिया राजा होता था, लेकिन यह वंशानुगत नहीं होता था। उसका कारण क्या था? क्योंकि यहां पर जो राजा का क्या किया जा रहा है, यहां पर राजा का चुनाव किया जा रहा है साथियों। ध्यान रखिए, राजा का चुनाव किया जा रहा है और राजा को पद से भी ये संस्था हटा रही है। तो कुल मिलाकर क्या हुआ? ये जो संस्थाएं थी, ये कैसी संस्थाएं थी? ये संस्थाएं कैसी थी? एक तथ्य निकल कर आता है कि जो ये सभा और समिति थी, यानी सभा और समिति ये क्या कर रही है? राजा पर नियंत्रण स्थापित कर रही है। राजा की शक्ति पर नियंत्रण, राजा की शक्ति पर क्या हो रहा है? नियंत्रण स्थापित हो रहा है। अच्छा, इसमें एक तथ्य और मिलता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, कि इसका जो अध्यक्ष होता था वो क्या कहलाता था? ईशान कहलाता था। ध्यान रखिएगा, ईशान कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है साथियों इसको, तो इसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, इसी प्रकार से एक जो हमें अन्य संस्था दिखाई देती है वो है विदथ। कौन सी संस्था है? विदथ। चलिए, यहां पर तो स्थान भर चुका है,
तो हमें ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो ये विदथ थी, विदथ, इसका मूल कार्य क्या था? वो धर्म संबंधी कार्य था, धर्म और युद्ध संबंधी कार्य था, ऐसा उल्लेख हमें प्राप्त होता है। ठीक, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये जनतांत्रिक संस्थाएं हैं, इनसे प्रश्न हमेशा बनते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसके अलावा जो यहाँ की जो सेना व्यवस्था थी और राजस्व व्यवस्था थी, इसका भी स्वरूप कुछ कबीलाई था, यानी इनके स्वरूप में भी स्थायित्व नहीं था। जैसे सेना थी, तो सेना में क्या होता था कि युद्ध के अवसर पर जो कबीले के ही लोगों को सैनिक के रूप में शामिल कर लिया जाता था, ऐसे उत्साही युवाओं को शामिल कर लिया जाता था जिन्हें युद्ध कला का ज्ञान होता था। तो कुल मिलाकर सेना में हम देखें तो इसका स्वरूप अस्थायी था और यहाँ 3 प्रकार की टुकड़ियों के उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं। ये क्या थी? ये जो है व्याप्त, व्राप्त है, वास्तव में जो है ये व्राप्त, गण और सर्ध। तो ये 3 क्या थी? ये साथियों सैन्य टुकड़ियां थी, ध्यान रखना आप लोग, ये सैन्य टुकड़ियां थी। ठीक, सैन्य टुकड़ियां होती थी। और इसी प्रकार से हमें एक कर का उल्लेख मिलता है जो बलि के रूप में। बलि मतलब यह स्वैच्छिक कर था और ये कोई नगद कर नहीं होता था, बल्कि किसी भी सामग्री के रूप में प्रजा राजा को देती थी। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य सारे के सारे किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं, इसे ध्यान रखिएगा। और इसी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत हमें एक महत्वपूर्ण युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है, जो ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख है कि इसमें एक महत्वपूर्ण युद्ध है, 10 राजन युद्ध या 10 राग युद्ध जो है ये कहलाता है। और ये परुष्णी नदी यानी रावी नदी के तट पर हुआ था। और इसमें जो भरत वंश के राजा थे सुदास, भरत वंश के राजा सुदास और अन्य 10 जन यानी अन्य 10 कबीलों के राजाओं के बीच में हुआ था। ठीक है, इनमें से 5 आर्य और 3 अनार्य कबीले थे। यह भी पूछा जा सकता है कि भरत वंश के राजा सुदास और 10 अन्य जनों के बीच में परोशनी नदी के तट पर इस जो है 10 राग युद्ध हुआ था और इस युद्ध में राजा सुदास की विजय हुई थी। और इस युद्ध का वर्णन हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में प्राप्त होता है। ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद के 7वें मंडल से प्राप्त होता है। भरत वंश के राजा सुदास, इसी भरत वंश यानी भरत जन के नाम पर भारत का भी नामकरण हुआ माना गया है। ठीक, और किस नदी के तट पर हुआ था? परशुनी नदी के तट पर। इसमें राजा सुदास की विजय हुई थी। ये 4 तथ्य हैं आपके सामने, इन्हें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो साथियों, ये था आज का लेक्चर, यहीं पे समाप्त करते हैं। और इसके अंतर्गत हमने देखा वैदिक साहित्य में आर्यों का मूल निवास स्थान, भारत में भौगोलिक विस्तार ऋग्वैदिक काल में, और ऋग्वैदिक काल की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसके संदर्भ में हमने जानकारी हासिल की है। ठीक, तो यहां पर मिलते हैं आगामी लेक्चर में। चलिए एक चीज और देख लीजिए, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत ही अब राजा के कुछ सहयोगी पदाधिकारी भी होते थे, इससे भी प्रश्न बनते हैं। राजा के बाद जो इसके महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं, इनका भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है। ऐसे इसमें पहला नाम आता है पुरोहित का, दूसरा नाम आता है ग्रामीणी, इसको हमने पढ़ा है। तीसरा, युद्ध में सैन्य संचालन के लिए भी एक सेनापति होगा, तो उसे कहते थे सेनानी। इसके बाद कुछ और नाम आते हैं, ब्राजपति,
ठीक है। इसके बाद एक और मिलता है इस्पस, ठीक है ना, इस्पस। तो पुरोहित कौन था? ये राजा का प्रधान सलाहकार था। राजा के बाद इसकी जो है स्थिति सबसे महत्वपूर्ण होती थी। ये राजा का मुख्य सलाहकार होता था, उसका मित्र होता था और उसके राजकीय कार्य में जो है सहयोग करता था। ग्रामणी, ग्राम का प्रमुख, सेनानी, युद्ध में सेना का संचालन, क्योंकि इस काल में जो मवेशी हैं, इस काल में यानी ऋग्वैदिक काल में जो मवेशी हैं वो आर्यों की मुख्य संपत्ति समझे जाते थे। इसलिए बाज जो ब्राजपति है, इसे भी, इसका भी उल्लेख हमें एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी के रूप में मिलता है। ये होता था चारागाह का अधिकारी। इसके बाद एक इस्पस है, इसका उल्लेख हमें गुप्तचर, गुप्तचर या दूत के रूप में मिलता है, ठीक है। तो कुछ अन्य पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। तो साथियों, ये थी राजनीतिक व्यवस्था और इससे बाहर आपकी परीक्षा में मेरे ख्याल से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल किया है जो अभी तक परीक्षा में बनते आए हैं और जो परीक्षा में बन सकते हैं। तो ठीक है साथियों, उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को समझ में आ रहा होगा इतिहास। और आप लोग को इतिहास इसी तरह से पढ़ना है। जो टॉपिक आपके प्री और मुख्य, जो प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम में, उन्हें बहुत डीप में जाके पढ़ना है, उन्हें हर एंगल से पढ़ना है आपको। और जो केवल प्री में है, हम उन्हें केवल परीक्षा के अप्रोच में पढ़ेंगे कि आपसे वस्तुनिष्ठ बन जाए। हालांकि मेरे कहने का आशय ये नहीं कि उन्हें बिल्कुल सतही तौर पर पढ़ेंगे, उन्हें भी बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। तो ठीक है साथियों, आगामी लेक्चर में देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।